गुड इवनिंग। हमने केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज बाकी के कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल जो जेईई मेंस 2020 में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का जो सेकंड पार्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। फाइन। तो हमने प्रोसेसेस पढ़ी थी जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। पहले तो मैं एक जनरल प्रोसेस की बात कर लूं। तो हमने आपसे कहा इस जनरल प्रोसेस हमें दी हुई है पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। फाइन, ये हमारी कोई प्रोसेस है। अब बेटा यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं डीपी बाई डीवाई, हाँ इसका मैं स्लोप निकालूं तो पी और वी वेरिएबल मान के, तो ये मेरा आ जाता है माइनस एक्स पी बाई वी, माइनस एक्स पी बाई वी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत जगह यूज में आने वाला है। ये है स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। आप किसी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है टी वी टू दी पावर एक्स, फाइन, इज इक्वल टू कांस्टेंट। सपोज कोई ऐसी इक्वेशन है और मैं आपसे कहूं डी टी बाई डीवी बता दीजिए। क्लियर है? एक्स कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहां पर आपका माइनस एक्स टी बाई वी ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा आपके यूज में आने वाला है। ये स्लोप ऑफ टीवी ग्राफ हो गया। देखिए मैथ्स को इससे फर्क नहीं पड़ता आप पी को प्रेशर कह रहे हैं, टी को टेम्परेचर कह रहे हैं, मैथ्स तो आपको स्लोप देगा। ठीक है, तो डी टी बाई डीवी अगर आप इस इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं टीवी टू दी पावर एक्स के लिए, तो वो माइनस एक्स टी बाई वी आ जाएगी। तो पहली चीज तो ये हमारी जनरल प्रोसेस होगी। इसके लिए हमने आपको बताया कि जो हमारी सी है, हाँ, इस मोलर हीट कैपेसिटी वो आपकी हो जाएगी सीवी प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, हमने आपसे कहा Q की वैल्यू होगी N नंबर ऑफ मोल्स इंटू C इंटू T फाइनल माइनस T इनिशियल, दैट इज डेल्टा T। इसी तरह से अगर आप इसे देखें तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लिखेंगे तो डेल्टा U प्लस W। ओके, अब जरा सी ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं एन सी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, अब सी की वैल्यू डालते हैं, एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल प्लस एन आर बाय 1 माइनस एक्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख सकता हूं बेटा। तो अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई, डेल्टा यू आपका क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, यही तो है। इसका मतलब वर्क डन का सीधा फॉर्मूला आपका आ गया एन आर बाय 1 माइनस एक्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्या यूज कर सकते हैं और ये तो याद हो सकता है बड़े आराम से। तो अब देखो क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेगा कि पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये एक प्रोसेस दी है तो वर्क डन बता दीजिए, हाँ, टी इनिशियल से टी फाइनल के लिए। तो आप आंख बंद करके क्या लिखेंगे, आप कहेंगे एन आर 1 माइनस एक्स की वैल्यू को 2 डाल दीजिएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो एक लाइन में इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर? बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए। और ये जितनी चीजें हमने पढ़ी ना थर्मोडायनेमिक्स में, ये सारी कहानी यहां से आ जाती है। हाँ, अब वो बस ये है कि किस चीज को कहां पर यूज करना है, ये वाली चीज। तो सी क्या है हमारी, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो आइसो बारिक कहला लेगी, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो
आइसोकोरिक कहलाएगी। 4 स्टैंडर्ड पढ़ी है आपने, बट प्रोसेस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने आपको दिया पीवी टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए एक c की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, और आपको पता है cv इज इक्वल टू f/2r, ये आपको यूज करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्लियर है? अब बेटा एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और वो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, किसी भी प्रोसेस के लिए आपसे बल्क मॉडुलस पूछा जाता है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस आपको पता है b इज इक्वल टू माइनस वी dp/dv, ये है। क्लियर? अब ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास, चलिए हर प्रोसेस स्टैंडर्ड प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। पहले हमने आपसे कहा आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में डीपी कितना होता है बेटा? बिल्कुल सही बात है, डीपी 0 हो जाता है। तो बल्क मॉडुलस फॉर आइसोबारिक प्रोसेस इज 0। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब जल्दी से देखते हैं आइसोकोरिक। तो 4 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं। आइसोकोरिक का मतलब होता है डीवी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे बल्क मॉडुलस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? इसमें डीवी की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहां पे इंफिनिटी आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आइसोथर्मल। हाँ जी, आइसोथर्मल। तो यहां पर आपका dt इज इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? पूरी प्रोसेस के ड्यूरिंग आपका बिल्कुल भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना है। ओके, अब आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल की आपकी इक्वेशन क्या बनी बेटा? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे dp/dv आपका आ जाएगा माइनस p/v, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 1 है। माइनस p/v, ये हमारा dp/dv आ गया, और आपका बल्क मॉडुलस हो जाएगा माइनस v इंटू माइनस p/v। क्लियर? तो ये आपका p आ गया। और अगर मैं आपसे बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में dq 0 होता है बेटा, और यहां की इक्वेशन मेरी होती है pv टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से मैं dp/dv अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरी आ जाती है माइनस गामा p/v। फाइन। तो बल्क मॉडुलस जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो माइनस v इंटू माइनस गामा p/v, और ये मेरा आ गया, एक मिनट, ये है, ये माइनस गामा p/v, ये मेरा आ गया गामा इंटू p। क्लियर? ओके, तो ये हमारे बल्क मॉडुलस हो गए जो प्रोसेस हमें पता है उनके लिए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि pv³ इज इक्वल टू कांस्टेंट, मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है। इस प्रोसेस के लिए आप बल्क मॉडुलस बता दीजिए। ठीक, तो देखिए कितना आसान है। आप कहेंगे dp/dv इज इक्वल टू माइनस 3p/v। क्या ये आ रहा है? हाँ जी, चेक करो। अरे जैसे pv टू द पावर गामा के लिए गामा माइनस गामा p/v आया, वैसे pv³ की जगह माइनस 3p/v आएगा। ओके, तो बल्क मॉडुलस मेरा क्या हो जाएगा? माइनस v माइनस 3p/v। तो यहां से मेरा ये आ जाएगा 3p। समझ में आ गया? आपको कुछ भी दिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस अगर दे दी गई तो कुछ नहीं करना है, बस इसको रिलेट कर देना है इसके साथ। तो अगर ये करना आपको आ गया तो वहां पे आप कुछ क्वेश्चंस बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पूछा जाता है बेटा वो होता है आपका गामा, थर्मल कोफिशिएंट, अल्फा बीटा गामा वाला जो है ना। हाँ, ये CP/CV नहीं है,
सीपी बाय सीवी पे भी पूछ सकते हैं, और ये है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए इसका आपका वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो गामा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो गामा आपको याद हो अगर, तो ये हमारे पास था 1/v dv/dt। ओके, तो यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dv/dt। दैट मीन्स हमें v एंड t की इक्वेशन चाहिए जो हमारे पास p और v की थी। क्लियर है? तो एक बार जरा बात करते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं गामा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब हो गया dv इज इक्वल टू 0। फाइन, तो गामा आइसोकोरिक आप आंख बंद करके लिख सकते हैं 0। ठीक है, चलिए गामा आइसोथर्मल अगर मैं आपसे कहूं, गामा आइसोथर्मल, ये भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं मुझे, dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। फाइन, अब बात आई गामा आइसोबारिक की। गामा आइसोबारिक को क्या लिखा जाए? ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसको करेंगे। तो आइसोबारिक का मतलब हो गया dp इज इक्वल टू 0। अब dp इज इक्वल टू 0 तो समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए जरा, आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए हमने, pv इज इक्वल टू nRT। क्लियर है? pv इज इक्वल टू nRT। अब p अगर कांस्टेंट है तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, vt टू द पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। vt टू द पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। यहां से अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज dv/dt, जैसे पहले निकाला था ना, बिल्कुल सही बात है, वैसे ही निकाल लीजिए। dv/dt क्या आ जाएगा, तो dv/dt आपका आ गया माइनस ऑफ -1 v/t आया, तो ये मेरा v/t आ गया बेटा। dv/dt इज v/t। क्लियर है? dv/dt इज v/t, ये मेरा आ गया। तो अब अगर मैं dv/dt इज इक्वल टू v/t को कहां रख दूं, 1/v इंटू v/t, तो यहां पे मेरा ये आ जाएगा 1/t। तो गामा आइसोबारिक जो है वो 1/t आता है। क्लियर? और एक और बची है प्रोसेस, वो है dq इज इक्वल टू 0 या एडियाबेटिक। तो गामा एडियाबेटिक की अगर मैं बात करूंगा, तो अब देखिए यहां पे आपको पता है जनरली ये वाली इक्वेशन याद रहती है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए v और t, यानी p को गायब करना है। तो मैंने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन से लिख दिया nRT/v v टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैंने लिख दिया tv टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इसे v t टू दी पावर गामा भी लिख सकते हैं, बट मैं यहां से क्या करूंगा, मैं इसे सीधे सीधे dt/dv लिख देता हूं। ये आपका हो गया माइनस गामा -1 इंटू t/v। कोई डाउट तो नहीं है? माइनस गामा -1 t/v, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dv/dt। तो भाई ये मेरे पास आ गया -v/गामा-1 इंटू टी। तो बस यहां पे रख दीजिए 1/v इंटू dv/dt। dv/dt यहां से मेरे पास आ गया माइनस ऑफ v/गामा-1 इंटू टी, और ये कैंसिल हो गया v से v, तो मेरा आंसर आ गया माइनस ऑफ 1/गामा-1 इंटू टी। ये मेरा गामा एडियाबेटिक आ गया। ओके, अब आप यहां पे देखेंगे बेटा, टी आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपका गामा हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। गामा एडियाबेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव। इसी पे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा अगर किया हुआ है तो, नहीं तो वहां बैठ के सोच रहे होंगे यार गामा एडियाबेटिक कैसे निकालें। क्लियर?
अब बेटा इसके बाद बात होती है ग्राफ्स की, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो जनरली आपके 3 ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, पहली प्रोसेस हम ले रहे हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, और पहला ग्राफ हमारा आता है पीवी ग्राफ, ठीक है। तो आपको पता है, मान लीजिए मैंने प्रोसेस आपको ये दे दी, ये मेरी आइसोबारिक प्रोसेस हो गई, और यहां पे मैंने ए टू बी प्रोसेस दी हुई है। तो इसमें वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, ये आपका वी इनिशियल होता है, ये वी फाइनल होता है, क्लियर है। तो ये आपका कहलाता है एक्सपेंशन, ठीक है ना। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ये एक्सपेंशन हो गया। और यहां पे देख लीजिए बेटा, ये जो एरिया आता है ना पीवी ग्राफ का, ये जो एरिया आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, हाँ जी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव, और ये आपका हो गया एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो ये मेरा पीवी ग्राफ हुआ। अब कई बार वो क्या करते हैं, पीवी ग्राफ देते हैं और आपसे कहते हैं भाई आप हमें वीटी ग्राफ बता दीजिए, ठीक। तो जरा देखते हैं वीटी ग्राफ क्या होगा। P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब आपको लिखना क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख लो यार। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख लिया, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू T आ गया। वीटी ग्राफ यही हुआ अगर P कांस्टेंट है बेटा मेरा। इफ माई P इज कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कह रहा हूं, अगर P मेरा कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू T आ गया। दैट मीन्स मेरी जो ग्राफ बनेगी बिटवीन वीटी ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है ए और बी कहां है, प्रोसेस किस तरफ जा रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो अब आप वॉल्यूम को चेक कीजिए बेटा, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब ये एरो इधर होगा तभी तो ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये आपका एक्सपेंशन का हो गया। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ये ए है, ये बी है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी ग्राफ पे, वो हम बनाएंगे पीटी ग्राफ। क्लियर है? तो पीटी ग्राफ आपको पता है भाई, आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल ये वाली लाइन आएगी। हाँ, ये वाली लाइन आएगी, बिल्कुल सही है, बात है आपकी। आपको मुझे बताना है ए और बी कहां होगा। ए और बी कहां होगा। तो अब अगर आप देखें तो टेम्परेचर आपका यहां से आपको दिख रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बेटा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपका ए ये पोजीशन पे होगा और बी इधर होगा, बिकॉज V इज प्रोपोर्शनल टू T है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ये इस तरह से आप इन ग्राफ्स को बनाते हैं। तो ये 3 ग्राफ हमने देख लिए, इसके लिए आइसोबारिक के लिए। अब ऐसे हम सारी प्रोसेस जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उनको चेक करेंगे। अब बेटा अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो PV ये हमारे पास एक प्रोसेस दी हुई है, ठीक है। और सपोज मैंने आइसोकोरिक ऐसे बनेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एरो अपवर्ड दे दिया, इसका मतलब मेरा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, फाइन। और आपसे पूछा जाएगा भाई इसके करस्पॉन्डिंग आप हाँ VT ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि आइसोकोरिक अगर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ये टाइम सॉरी टेम्परेचर एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। अब आपको ये ढूंढना है कि भाई मेरा एरो किधर होगा, ए किधर है, बी किधर है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप कहेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आइसोकोरिक में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आता है, और आपका प्रेशर क्या हो रहा है, फर्स्ट डायग्राम को अगर आप देखें तो आपको प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये आपकी प्रोसेस हो गई A टू B। इज इट क्लियर? वेरी गुड। और कौन सा बचा? हाँ जी, PT ग्राफ देख लें, ठीक है। अब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आपका आ चुका है यहां पर।
तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका इस तरह से दिख रहा होगा आपको, और प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एरो मैंने पहले ही लगा दिया, ये ए टू बी, ठीक है ना। प्रेशर देखिए इधर इंक्रीज हो रहा है, एरो ए टू बी डाउन से अप जा रहा होगा, क्लियर है। तो ये हमारी हो गई आइसोकोरिक। अच्छा, यहां पे आप चाहें तो स्लोप भी देख सकते हैं। हाँ, स्लोप कितना हो जाएगा, एन आर बाय वी, ये हमारा स्लोप आ गया, क्लियर। एन आर बाय वी हमारा स्लोप हो गया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से सीधे सीधे कर लिया हमने, आइडियल गैस इक्वेशन तो वैलिड होगी होगी। अब बेटा बात है आइसोथर्मल की। तो अगर हम पीवी ग्राफ देखें और एक्सपेंशन का देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे आपका एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। आप कंप्रेशन भी बना सकते हैं, वो भी आगे बता देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। बट यहां पे हमें पता है हमारा टी जो है वो कांस्टेंट है, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझे बता दीजिए कि पीटी ग्राफ कैसा होगा। हाँ, पीटी ग्राफ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब ऐसा ग्राफ होगा, ठीक। अब ए और बी आपको बनाना है, ये जा किधर रहा होगा। तो आपको प्रेशर दिया हुआ है, देखिए प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है ए टू बी जाने में, प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका एरो इधर लगेगा, ए यहां पे आ गया, बी यहां पे आ गया, ठीक है। हाँ, अभी बताऊंगा इनका यूज कहां आता है बेटा। कई बार आपको एक साइकिल दी होती है और कहा जाता है पीवी साइकिल दी हुई है और कहा जाता है वीटी साइकिल बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पे देखिए अब वीटी ग्राफ मैंने आपसे पूछ लिया, वीटी ग्राफ, ठीक है। तो वीटी ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको पता है ये लाइन तो ऐसे आएगी, बट अब आपको एरो ढूंढना है, क्लियर है। अब अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मींस ये आपका अपवर्ड जाएगा, ए यहां पे होगा, बी यहां होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ी आसान सी चीजें हैं लेकिन जल्दीबाजी में वो एरो गड़बड़ा जाते हैं, क्लियर है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ कैसे बनेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, और वो है आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर आप पीवी ग्राफ की बात करते हैं तो ये पीवी ग्राफ इसी तरह का आता है जैसे आइसोथर्मल का आया था, बिकॉज ये पीवी टू द पावर गामा है। हाँ, एक मिनट। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में भी आपको एडियाबेटिक एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है जी। और आपसे पूछा जाए कि यहां पर आप वीटी ग्राफ बना दीजिए, तो अब यहां जो है एकदम से समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बेटा आपकी पीवी टू दी पावर गामा है, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ओके, यहां से हमें यह भी पता था कि हमारा डीपी बाई डीवी क्या आया था, डीपी बाई डीवी हमारा आया था गामा माइनस गामा पी बाई वी, ठीक है। प्रेशर हमारा पॉजिटिव है, वॉल्यूम हमारा पॉजिटिव है, गामा भी पॉजिटिव है, यानी हमारी स्लोप कैसी हो गई थी, नेगेटिव स्लोप आई थी। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वीटी ग्राफ के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा वी और टी कैसे आएगा, ठीक है। तो जरा देखें इसे कैसे बनेगा। हाँ, प्लीज हम इसे लिखेंगे वी टी टू दी पावर एक्स, अगर हम लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो एक इक्वेशन जनरली हमें जो याद होती है वो हमने अभी अभी देखी थी कि वो हमारी क्या आती है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी को हमें रिमूव करना है क्योंकि हमें वीटी ग्राफ चाहिए। तो यहां पे मैंने लिख दिया एन आर टी बाई वी, वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप यहां से डी टी बाई डी वी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया माइनस गामा माइनस वन टी बाई वी हो जाएगा, और यहां से अगर आप डीवी बाई डी टी यानी स्लोप निकालेंगे तो माइनस वी बाय गामा माइनस वन इंटू टी, ये हमारी स्लोप आ जाएगी, ठीक है जी।
तो टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन, टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ग्राफ तो कर्व्ड ही बन रहा है ना यार, बिल्कुल सही बात है। तो ग्राफ तो आपका ऐसा ही आ रहा है अभी। अब आपको ये बताना है कि एरो किधर होगा, ये ए है ये बी है, ठीक है। हाँ, एरो किधर होगा ये बताना आपने मुझे। स्लोप तो नेगेटिव आ चुकी है, स्लोप नेगेटिव आई, ये समझ में आया नहीं आया बेटा? देखो v पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर पॉजिटिव होगा, गामा वन से बड़ा होता है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो स्लोप तो आपकी नेगेटिव होगी। तो ग्राफ तो इस तरह का बनेगा, नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसा ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप मतलब ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ तो आपने चेक कर लिया, अब आपको बताना है एरो किधर होगा। तो यार देखो ऊपर देखो, यहां पर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन तो इस डायरेक्शन में जाने पे होगा ना, तो आपका एरो लगेगा ऐसे, और ये आपकी होगी ए और ये होगी बी। ये आपका वीटी ग्राफ बन गया भाई, ठीक है। हाँ, आप रट भी सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं इसको, ये चेंज थोड़ी होना है। एडियाबेटिक के लिए याद करना होता, बाकी सब तो वैसे ही समझ में आ जाते हैं, तो आप इसको याद कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए मैं पीटी ग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब पीटी ग्राफ की बात करेंगे तो ये आपका आएगा पी, ये आप खुद चेक कीजिएगा बेटा। हाँ, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये आ रहा नहीं आ रहा ये चेक कर लीजिए। पी टू दी पावर वन माइनस गामा टी टू दी पावर गामा। अब आप v को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ओके, यहां से अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज dp बाई dt, ठीक है, dp बाई dt, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप इसको पूरा प्रोसेस चेक करेंगे, इसको p टू दी पावर x वाले फॉर्म में लाके गामा बाय गामा माइनस वन, गामा बाय गामा माइनस वन विद माइनस साइन p बाय t, ये आ रहा है मेरे पास। या इसको मैं लिख सकता हूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वन माइनस गामा है, सॉरी, तो ये प्लस कर दो, प्लस कर दे, ठीक है ना। हाँ, ये आ गया बेटा, गामा बाय गामा माइनस वन पी बाई टी, एक बार चेक कर लीजिएगा प्लस माइनस साइन को, डीपी बाई डी टी, ये आ रहा है मेरा। अब यहां पे आप देखेंगे प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होगा, गामा और गामा माइनस वन भी पॉजिटिव होंगे, तो मेरी स्लोप कैसी हो गई? मेरी स्लोप हो गई पॉजिटिव, ठीक है। और ये मेरी इक्वेशन बनी है p टू द पावर वन माइनस गामा t टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये ग्राफ जो मेरा जाएगा वो ऐसे जाएगा, क्लियर? ये ग्राफ अगर आपका जा रहा है, अब आपको चेक करना है कि भाई मेरा, हाँ, ए और बी एरो कैसे आएगा। तो एरो कैसे आएगा देखें जरा, अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है बेटा, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, फर्स्ट उस पर दिया हुआ आपको। वेरी गुड वेरी गुड, बस यही समझना है। तो ये डाउन आ गया आपका प्रेशर, ये देखिए मैंने डाउन दिखा दिया, और ये आपकी ए पोजीशन है, ये आपकी बी पोजीशन है। तो अगर आपको ये समझ में आ गए कि स्लोप कैसे चेक करनी है और एरो कैसे निकालना है, तो ये क्वेश्चन आप बड़ी इजीली कर जाएंगे। अब देखिएगा बेटा, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंशन की, ठीक है। एक्सपेंशन मींस वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल। तो एक क्वेश्चन, वैसे ये बहुत थक चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन अभी भी आ जाते हैं। तो मान लीजिए आपको पीवी ग्राफ दिया हो और आपको प्रोसेस इस तरह से दी होंगी, ये आपकी 3 प्रोसेस है, ठीक है। तो आप मुझे यहां पे देख के बता सकते हैं कि पहली प्रोसेस कौन सी है? आइसोबारिक, उसके बाद है आइसोथर्मल, उसके बाद है एडियाबेटिक। ऐसा क्यों है? बिकॉज डीपी बाय डीवी, स्लोप जो है ना पीवी ग्राफ की स्लोप, इज मोर फॉर एडियाबेटिक in comparison to isothermal for same P and V.
तो अगर मैं इस पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट जहां पर पी और वी सेम है, उस पॉइंट की बात करूंगा तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आइसोथर्मल की स्लोप एडियाबेटिक की स्लोप से, हाँ जी, कम आ रही है। ठीक है, अच्छा जी। तो यहां से क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं बेटा, आपका जो v इनिशियल और v फाइनल है एक्सपेंशन में, अगर ये सेम हो गया फॉर सेम v इनिशियल एंड v फाइनल, w adiabatic is more than w isothermal is more than w ये आइसोबारिक, हाँ, एडियाबेटिक, ये एक्सपेंशन के लिए है, ध्यान रखिएगा, एरो देख लीजिए। ठीक है, हाँ जी। और आपको पता है कि एक्सपेंशन के टाइम पे हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये सबसे कम है, एडियाबेटिक का सबसे कम है, ये जो रेड डैश लाइन से दिखा है। इससे ऊपर जाएंगे, ब्लू लाइन अगर मैं ले लूं, ये वाली लाइन जो है ये आइसोथर्मल के लिए हो गया, और लास्ट वाला अगर मैं पूरा ब्लू रीजन ले लूं तो ये पूरा रीजन मेरा एडियाबेटिक का आ गया। ठीक है, बट अगर मैं आपसे बात करूं कंप्रेशन की, इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन में पीवी ग्राफ बना दीजिए। एक पोजीशन से चलते हैं, ये मेरा हो गया आइसोबारिक, ये हो गया आइसोथर्मल, और ये हो गया एडियाबेटिक। ठीक है जी। अब अगर मैं इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम ले लूं तो यहां पर बेटा वर्क डन बाय एडियाबेटिक इज मैक्सिमम, देन वर्क डन आइसोथर्मल, देन वर्क डन आइसोबारिक फॉर सेम VI एंड VF। ये किसके लिए? कंप्रेशन में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे बेस क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ, ये प्लस माइनस साइन की चिंता मत कीजिएगा, वो सिर्फ होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम के लिए। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह से अब एक कंडीशन ले लेते हैं एडियाबेटिक। ठीक है, हाँ, अब जरा देखिएगा, एडियाबेटिक हमने कंडीशन ले ली है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। अभी पीवी ग्राफ बना रहा हूं और 3 ग्राफ मैंने आपको दिखाए हैं, ये 3 ग्राफ है, एक ही पोजीशन से स्टार्ट हुए P, V से। फाइन, तीनों एडियाबेटिक हैं, ये आपसे कह रहा हूं, सेम इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम के लिए। आपको बताना है इसमें से मोनो एटॉमिक कौन है, डाई एटॉमिक कौन है, और पॉली एटॉमिक कौन है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? एडियाबेटिक में हमें पता है पीवी ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज माइनस गामा P बाय V। ठीक है, अब अगर P और V आपने सेम ले लिया, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा, P, V सेम है, ठीक, तो dP बाई dV किस पे डिपेंड कर रही है? गामा पे। तो चेक करो किसका स्लोप ज्यादा होता है। मोनो एटॉमिक के गामा की अगर आप बात करेंगे तो कितना आया था? 5/3। डायटॉमिक की बात करेंगे 7/5, और पॉली एटॉमिक की बात करेंगे तो 8/6 या 4/3, तो 1.33। समझ में आ रहा है? ओके, ये 1.4 और ये 1.67, ये आपके गामा की वैल्यूज होती। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिसकी गामा है वो सबसे ज्यादा स्लोप वाला होगा। इसका मतलब ये आपका मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मतलब हीलियम गैस जैसे हो गई, हीलियम, आर्गन, ये सारी गैसेस दी जाएंगी आपको। ओके, डायटॉमिक CO, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये वाली हो गई, ये डायटॉमिक हो गई। और सबसे ऊपर कौन आया? बिल्कुल सही बात है आपकी, अमोनिया वाली हो गई, पॉलीएटॉमिक हो गई। अब गैस दे नाम देख के समझ लेना, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ाई है ना। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? वर्क डन, अगर मैं ऐसे लिखूं, वर्क डन हीलियम, वर्क डन ऑक्सीजन, वर्क डन अमोनिया।
हाँ जी, मैक्सिमम वर्क डन किसमें होगा? एक्सपेंशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन की बात हो रही है। वी इनिशियल एंड वी फाइनल सेम। आ रहा है समझ में? बेटा अमोनिया में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा एक्सपेंशन के टाइम पर। क्लियर है? बट यही क्वेश्चन अगर मैं एडियाबेटिक कंप्रेशन का कर दूं, एडियाबेटिक कंप्रेशन, देखिएगा ग्राफ कैसे जाएंगे। फिर से हमने बनाए पीवी ग्राफ, सेम वॉल्यूम से स्टार्ट हुए। ओ हाँ जी, आप मुझे बता सकते हैं कि अमोनिया का ग्राफ कौन सा है? बिल्कुल सही बात है आपकी, ये वाला ग्राफ अमोनिया का हो गया। ये वाला ग्राफ, ये तो हाँ ऑक्सीजन रहेगा, डायटोमिक हो गया, और ये वाला हीलियम का हो गया। इज इट क्लियर? तो आपको 3 गैसेस दे दी जाएंगी, कहेगा वी इनिशियल और वी फाइनल सेम है बेटा, और एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो इस केस में वर्क डन हीलियम पे ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन पे उसके बाद होगा, और सबसे कम होगा अमोनिया पे। क्लियर है? तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर नोट कीजिएगा। ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क डन इज लेस देन 0, नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ केमिस्ट्री में आपका इसका अपोजिट लिया जाता है। और ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, इसके बाद क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, साइक्लिक प्रोसेस आपका वर्क डन जो है वो 0 नहीं होगा, नॉन 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपकी साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस अगर आपके पास है, तो ये वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है, हाँ जी एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? हाँ, इन पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज मिल सकते हैं, विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट, सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखे होंगे, आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। एक और लिख लीजिए, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन कूलिंग टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों होता है? डीक्यू तो है नहीं, वर्कडन अगर आप कर रहे हो एक्सपेंशन में, वर्कडन करना पड़ेगा सिस्टम को, तो किसकी कॉस्ट पे होगा? बिल्कुल सही बात, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे होगा। इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डीक्यू तो 0 है। ठीक है, हाँ हीटिंग टेक्स प्लेस। फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, ये नोट कर लीजिए फटाफट। और एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये है बेटा, अगर इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिलता है, मान लीजिए पीवी ग्राफ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है अब तो, कई बार आपको इस तरह का ग्राफ दिया होता है। ठीक है, और यहां पे मैं वैल्यू आपको दे दे रहा हूं 2p0 v0, जस्ट चेक कर लीजिएगा, यहां पे आपको दे दी है p0 एंड 2v0। अब अगर आप इस प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस जो है आपकी, यहां पे आपने टेम्परेचर, इसको मैं ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं, तो टीए मान लीजिए टी है। क्लियर? तो टी बी भी क्या होगा?
टी। ये कैसे आया? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये आप यहां पे टी अगर निकालेंगे तो 2p0 v0 बाय एनआर आएगा, और यहां पे भी 2p0 v0 बाय एनआर आएगा। इसका मतलब दोनों टेम्परेचर ए और बी पे टेम्परेचर सेम हो गए। ठीक है, तो वो कहेगा अगर आप ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, क्या हुआ होगा? ठीक है, अब जरा सी ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको पता है ये आपकी प्रोसेस थी टेम्परेचर सेम वाली ना। ये कौन सी प्रोसेस थी? ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये कौन सी प्रोसेस है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टी है, ये हर जगह टी है बेटा। ठीक, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब दिस, इसको अगर मैं T1 कहूं, T1 इज ग्रेटर देन T हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हुआ होगा? टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस from T and then decreases to T। ये समझ में आया? पहले इंक्रीज किया होगा, फिर वापस T आना है तो डिक्रीज किया होगा। तो पहले इस पॉइंट से यहां तक इंक्रीज किया होगा, फिर डिक्रीज किया होगा। समझ में आ रहा है? तो इस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और है, दैट इज हीट इंजन। इस पे बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको हीट इंजन की याद हो तो हीट इंजन में हमारे पास एक सोर्स था, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे, और एक था सिंक, लोअर टेम्परेचर पे। फाइन। और इस तरह से हमने एक अपना इंजन बनाया था, और हमने आपसे कहा था कि ये क्या करता है, हमारा इंजन जो है ये सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसे हम Q1 कहेंगे, कुछ वर्क डन करता है और रिमेनिंग को सिंक में भेज देता है। फाइन। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, Q1 इज हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स, Q2 is heat released in sink, and W is equal to Q1 minus Q2. फाइन। यहां पर एक टर्म आता था एफिशिएंसी, और ये एफिशिएंसी आपकी होती थी वर्क डन अपॉन Q1। क्लियर है? इसको आप लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो आपकी एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये आपकी इंजन की एफिशिएंसी होती थी। फिर हमने एक इंजन पढ़ा था जिसे हमने कहा था कार्नोट इंजन। ये आइडियल इंजन था, और इसके लिए हमने कहा था ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2, या T हाई लिख लीजिए, अपॉन टी लो अपॉन टी हाई। हाँ, और यहां से एक कहानी बन गई थी हमारी, Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू टी लो बाय टी एच, या आप चाहें तो इसको सिंक और सोर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। कार्नोट इंजन में क्या था? कार्नोट इंजन हमारा बना था, अगर मैं आपको पीवी ग्राफ से दिखाऊं तो दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक के बीच में ये जो हमारा एरिया आपको दिख रहा है, साइकिल, अगर मैं इसको इनलार्ज करके आपको दिखाऊं, मैं साइकिल का नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, ABCD, ये हमारी साइकिल रही, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये हमारा बन गया कार्नोट इंजन। ठीक है? अब अगर आप इस इंजन को देखेंगे तो AB प्रोसेस में आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी, BC प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक है,
तो यहां पे कोई हीट का लॉस या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बट डीसी प्रोसेस में आपकी हीट रिलीज होगी, तो इसे हम Q2 कह देंगे, ठीक है। और यहां पर Q इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फाइन, ये कार्नोट इंजन के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, कई बार ना रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की बात कर लेते हैं। हीट पंप, तो हीट पंप जो है वो बिल्कुल आपका हीट इंजन ही है, बस रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, जरा समझते हैं। मेरे पास सोर्स है, मेरे पास सिंक है। अब मेरा इंजन सिंक से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, Q2 को, ठीक है। इस पे वर्क डन होगा, और जो Q1 होगी वो सोर्स में रिलीज की जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, कोई फर्क नहीं आया, अभी भी Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी की, ठीक है, वैसे इसमें एफिशिएंसी टर्म यूज नहीं होता, बट अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो वो अभी भी क्या है, W बाय Q1। ये समझ में आया? बस ध्यान रखिएगा, Q1 इज हीट रिलीज्ड ऑन सोर्स या टू सोर्स, जो भी आप लिखना चाहें। Q2 is heat absorbed from cold body or sink. फाइन, तो ये आपका हीट पंप या रेफ्रिजरेटर हो गया। क्लियर? एक टर्म कई बार और इसमें आता है, हाँ, परफॉर्मेंस ना, परफॉर्मेंस पढ़ा था हमने। तो परफॉर्मेंस क्या होती थी? अल्फा। ये होती थी बेटा, आपने कितनी हीट एब्जॉर्ब की और उसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, इसका रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक हमने और चीज देखी थी। मैंने आपसे कई बार कहा था कि बेटा जब आप बुक पढ़ते हो तो हमारे दिमाग में ऐसा हो जाता है कि इंजन हमारे पास खाली कार्नोट होता है। ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्नोट इंजन का या तो डायग्राम दिया होगा या बोला होगा कि ये कार्नोट इंजन है, और उसके लिए आपकी एफिशिएंसी वगैरह मैंने आपको बता दी, 1 माइनस T2 बाई T1 या T लो बाई T हाई, ठीक है, ये आप करेंगे। बट अगर मैं जनरल बात करूं, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपसे एफिशिएंसी पूछी जा सकती है। जैसे मैं अगर आपको एक दिखाना चाहूं, पीवी ग्राफ से मैं आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दे रहा हूं, ऐसे A B C D, और अगर मैंने इस पे एरो क्लॉकवाइज बना दिया तो ये मेरा हो गया बेटा इंजन। ये आइडियल इंजन नहीं है, लेकिन ये मेरा इंजन है, ठीक है। अब जरा सी देखते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मैं आपको कुछ वैल्यूज दे देता हूं यहां पे, P2, ओके, P1, V1, V2, ठीक है। आपको मुझे बताना है TB और TA में कौन बड़ा है। टेम्परेचर एट B इज मोर और टेम्परेचर एट A इज मोर। बड़ी क्लियरली आपको दिख रहा होगा। यस, PV इज इक्वल टू NRT लगा दीजिए, तो आप कहेंगे सर B का टेम्परेचर हायर है A से। क्यों? बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं TB और TC में क्या रिलेशन होगा, TB और TC में, बिल्कुल सही बात है, TB हायर होगा TC से, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं TD और TC में, तो TC हायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं TA और TD में, तो TA हायर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब D से A पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर रेज हो रहा है, A से B पे जा रहे हैं टेम्परेचर रेज हो रहा है, B से C पे आ रहे हैं टेम्परेचर डाउन हो रहा है, D से C पे जा रहे हैं टेम्परेचर डाउन हो रहा है। यहां पे लिख भी देता हूं, यहां टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बेटा,
यहां पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, और यहां पे भी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं क्यू ए बी, प्रोसेस कौन सी है? ए बी प्रोसेस कौन सी है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये मेरा हो जाएगा एन सी पी टी बी माइनस टी ए। समझ में आया? आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये मेरी एब्जॉर्ब हो रही होगी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्यू ए बी। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करते हैं क्यू बी सी पे। ये मेरी हो जाएगी एन सी वी टी सी माइनस टी बी। ठीक है? हाँ, और ये मेरी हो जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये एनर्जी मेरी रिलीज हो रही है, क्यू बी सी। फाइन। फिर आप बात करेंगे क्यू सी डी की। सी डी देखो जरा, एन सी पी टी डी माइनस टी सी ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आपकी नेगेटिव आएगी। हाँ, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपको दी जाएंगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। और फिर आप बात करेंगे क्यू डी ए की, तो ये आपका आ जाएगा एन सी वी टी ए माइनस टी डी, और ये आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आपने कोई भी प्रोसेस आपको दिया, आपको इस तरह से इसे चेक करना है। ये है क्यू ए बी, ये है क्यू सी डी। फाइन। चलिए, अब जरा सी समझिएगा, Q1 क्या हो गया? Q1 होती है जो हीट एब्जॉर्ब हुई है। एब्जॉर्ब कौन कौन सी हुई है? क्यू ए बी, ओहो ये डी ए, सॉरी ये डी ए प्लस क्यू डी ए, ये एब्जॉर्ब हुई है। Q2 कितनी है बेटा? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, नेगेटिव आएगी, वो बात अलग है। Q2 कितनी हो गई? मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बी सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू सी डी। ये समझ में आया? ये मेरी Q2 आ गई। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन कितना हुआ, तो क्यू ए बी प्लस क्यू डी ए प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी डी, ये मेरा वर्क डन हो गया। ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बड़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट इस पे आपको ये जनरली जो है वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अब बेटा जेई मेंस 2020 में आए हुए क्वेश्चंस का नंबर आ चुका है, और पहला क्वेश्चन आपका मतलब 15th क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट चल रहा है। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस बाय 50 डिग्री सी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे आपको हीट रिक्वायर्ड इज 160 कैलोरी। ओके, when the same mass of gas is cooled by 100 degree C at constant volume, 240 calorie of heat is released. How many degrees of freedom does each molecule of this gas have? Okay, तो बेटा आपको पता क्या है, जरा सी ये चेक कर लेते हैं। ठीक, तो अगर आप देखें तो आपको Q कांस्टेंट प्रेशर की अगर आप बात करेंगे, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी। फाइन। तो एन आपको हाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम एन ही ले लेते हैं इसको। ठीक है, सीपी और डेल्टा डी कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री, और ये मेरे पास 160 कैलोरी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। डोंट वरी अबाउट यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सेकंड बात करेंगे, तो कहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल डाउन किया। ओके, नेगेटिव आ जाएगा, और यहां हीट रिलीज हुई तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? एन सीवी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो एन सीवी डेल्टा टी। यहां आ गया एन सीवी इंटू 100 इज इक्वल टू 240। क्या ये आ रहा है?
ले। देखिए साइन में क्या होगा ना, आप इसको ऐसे लिखेंगे NCV 100 डिग्री कूलिंग, मतलब ये हम लिखते हैं ना T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। तो कूलिंग का मतलब ये -100 आएगा, तो यहां पे लिखेगा -100, दैट इज इक्वल टू -240। तो आप लिखोगे NCV इंटू 100 इज इक्वल टू 240। समझ में आया? हाँ, वो कूलिंग जरूर दिया है, माइनस टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, प्लस माइनस का साइन भी आएगा, तो दोनों नेगेटिव, यानी आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपका डेल्टा टी दिया हुआ है ना बेटा, वो भी नेगेटिव है, और 240 भी रिलीज है, इसलिए वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो वो माइनस माइनस साइन ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो यहां से मुझे Cp बाय Cv इज इक्वल टू, चेक कीजिए, 160 इंटू 100 बाई 240 इंटू 50, ये 2 गया, ये 2/3 आ गया, तो ये 4/3 आ गया, और ये तो हमें पता होता है गामा 4/3 कब आता है। ठीक है, हाँ, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा 6 है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, आंख बंद कर, कई बार क्या होता है ना, जल्दीबाजी में लोग 3 लिख देते हैं। देखो इसको ऐसे याद रखना, F+2/F, ये था हमारा गामा, याद आया? F+2/F इज अवर गामा, और इसको आप रख दीजिए 4/3। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 3F + 6 इज इक्वल टू 4F आएगा, और F की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो जरा सी जल्दीबाजी में 3 मत कर देना, यहां 4 देखा, यहां 3 देखा, बोले नीचे वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दी, नहीं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर नोन टू हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 5 गिवन है। द गैस इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T, द टोटल इंटरनल एनर्जी, भाई 5 है तो 5/2 RT हो गई, तो या तो इसमें और इसमें से कोई एक आंसर होना है। ठीक है, एंड गामा बताना है, गामा आपका हो गया 7/5, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट है ना? बिल्कुल, तो सीधे सीधे U इज इक्वल टू F/2 RT और गामा इज इक्वल टू F+2/F, इसका क्वेश्चन था। F आपको गिवन था, सीधे सीधे निकालना था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, और इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना है, पूरे पूरे नंबर बटोर बटोर के लाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम विद द करेक्ट कंडीशंस। In the table, delta Q is heat supplied, delta W is work done, and delta U is change in internal energy of the system. Match the following column. Okay. Adiabatic. Adiabatic में क्या होता है बेटा? डेल्टा Q 0 होता है। तो एडियाबेटिक की अगर हम बात करेंगे तो ये मिल गया, हाँ जी, एडियाबेटिक में ये मिल गया। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है? बिल्कुल सही बात है आपकी, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा U0 आइसोथर्मल में डेल्टा U0 हो गया। वैसे तो 2 मिला के कई बार आंसर मिल जाता है, देखें जरा, फर्स्ट के साथ B मैच कर रहा है, फर्स्ट के साथ B मैच कर रहा है, और फर्स्ट के साथ B मैच कर रहा है, ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट के साथ B मैच कर गया। अब कराइए, सेकंड के साथ C मैच कर रहा है, ओ डी है, डी 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 डी, सेकंड के साथ डी है बेटा, मैंने गलत मार्क कर दिया, ओके सॉरी। सेकंड के साथ डी, यानी ये मैच कर गया, ये वाला नहीं है, ए आंसर है। ठीक है, हाँ, वैसे आप चाहें तो हम सारे ही चेक कर लेते हैं। एडियाबेटिक का मतलब होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल, भाई अब अगर आपने बेसिक्स भी पढ़े ना, कोई हैवी चीज नहीं है, बेसिक्स भी पढ़े, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक कहीं लिखा हुआ है? आइसोकोरिक में आपको पता है W इज इक्वल टू 0 या डेल्टा W इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, और आइसोबारिक में कुछ भी 0 नहीं होता भाई। क्लियर? हाँ, मतलब डेल्टा U डेल्टा W डेल्टा Q में डीपी 0 होता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट साइक्लिक प्रोसेस करस्पॉन्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक साइकिल गिवन इन द फिगर. Okay, where 1 to 2 is adiabatic. Okay, 1 to 2 adiabatic दिया हुआ है, adiabatic expansion दिया हुआ है. तो सबसे पहले आपको, अच्छा VT दिया हुआ है, तो यार V वाली देखो ना, V वाली, ये आपकी कौन सी प्रोसेस है? यहाँ पे V कांस्टेंट है, तो ये आपकी आइसोकोरिक है. मैं एक मिनट इसको यहां से, हाँ, ये आपकी 1 2 3 इज आइसोकोरिक. ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा. सो 1 2 3 to 1 3 to 1 3 to 1 is isocoric, pressure increase. 3 to 1 is isocoric, 3 to 1 is isocoric, 3 to 1 to isocoric. अच्छा, 3 मिल गई, ये वाला नहीं है, ए रिमूव हो गया इससे. ठीक है, चलिए अब जरा देखें, ये आपकी 2 to 3, ये आपकी क्या है? आइसोबारिक है. आइसोबारिक आपको पता है वीटी ग्राफ हमेशा, हाँ जी, पी कांस्टेंट में वी ये आ जाएगा. तो 2 to 3, इसका मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता. 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, अब बचे हैं 2. ठीक है, हाँ, अब यहां पे थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाते बेटा, ये एडियाबेटिक है 1 से 2, तो 1 से 2 वाला तो कर्व्ड ही था ना एडियाबेटिक के लिए, मैंने कहा था रट लेना इसको, तो भाई ये वाला होगा. ठीक है, चलिए, तो डी वाला आ गया. फाइन, हाँ जी. अब जरा देखें, एक और इसी तरह का कुछ है. A thermodynamic cycle x z y x y z x, okay, is shown on VT diagram, the PV diagram that best describes this cycle. Okay, तो अगर आप बात करेंगे x से y, that is v is proportional to t यानी p is equal to constant, तो ये आपकी आइसोबारिक है. ठीक है, आपको पीवी ग्राफ बनाना है, तो x से y आइसोबारिक, x से y आइसोबारिक कहीं दिख रही है? x से y आइसोबारिक बिल्कुल दिख रही है भाई, कौन सी है? x से y आइसोबारिक, ये रही, और किसी में है ही नहीं. यहां आइसोकोरिक है, यहां पे कोई और ही प्रोसेस दी हुई है, और ये आपकी, तो ये तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है. एक ही से आपका आंसर निकल आया. देखिए, वो आपके ऊपर है, आप किसको पकड़ते हैं. अच्छा, आप y से z देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मैं आगे भी चेक करा दूं आपको. y से z क्या है? आइसोकोरिक है. आइसोकोरिक है, बिल्कुल सही बात है. आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है यानी प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा. तो y से z देखिए, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, आइसोकोरिक आ गई. ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबारिक है. फाइन, और आइसोथर्मल प्रोसेस ये रही. ठीक है, और आप देख रहे हैं ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन Z से X. तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे मैं उस प्रोसेस को समझूं. ठीक है, कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, बीटी ग्राफ है या पीवी ग्राफ है. ठीक, पीटी ग्राफ भी दिया जा सकता है, कोई भी ग्राफ दिया जा सकता है. क्वेश्चन आसान मिलेंगे, इतना कंफर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 different processes that can occur in an ideal monoatomic gas are shown in the P versus V diagram. Okay, the paths are labeled A to B, A to C, and A to D. The change in internal energies during these processes are taken as EAB, EAC, EAD, and the work done by WAV, WAC, WAD. The correct relation between these parameters are. Okay, अब बेटा अगर आप देखें इंटरनल एनर्जी की बात इन्होंने कही है, तो इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है. ठीक है ना, एन आर और एन सी बी डेल्टा टी. अब सेम गैस है, तो ए से बी जब गई या ए से सी गई या ए से डी गई, सब जगह टेम्परेचर चेंज क्या हुआ? T2 से T1. तो डेल्टा टी आपका कितना आ गया? T1 माइनस T2. इसका मतलब सारी की सारी इंटरनल एनर्जी क्या होंगी?
तीनों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज जो आएगा डेल्टा यू जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि यहाँ ई लिख दिया गया, ये है बेटा, और कोई और कहीं तो दिया ही नहीं हुआ है। फाइन। तो इसमें अगर आप देखें तो सीधे सीधे आपका ये आंसर आ गया। आप चाहें तो बाकी भी चेक कर सकते हैं। वर्क डन पूछा है, पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, वर्क डन ए बी, हाँ वर्क डन ए बी, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव एक्सपेंशन हो रहा है बेटा, ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना एक्सपेंशन हो रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, वर्क डन एसी आइसोकोरिक प्रोसेस 0 हो गया, और वर्क डन एडी की अगर आप बात करेंगे तो कंप्रेशन हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो आपका बाकी भी चेक हो गए, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको इंटरनल एनर्जी वाली चीज समझ में आती है तो केवल एक कॉन्सेप्ट से आपका आंसर आपको मिल गया था पहली बार में ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ मिनिमम पॉसिबल वर्क इज डन बाय अ रेफ्रिजरेटर इन कन्वर्टिंग 100 grams of water at 0 degree C to ice, okay, how much heat is released to the surrounding at temperature 27 degree C, latent heat given है 80 calorie per gram to the nearest integer। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन हाँ समझ में आया तो बहुत आसान, नहीं आया तो फिर वहां दिमाग घूमेगा। तो अब यहां पर रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, यानी हमने रेफ्रिजरेटर में आपको क्या बताया था कि हीट एब्जॉर्ब करेगा, कहां से, सिंक से, ठीक है। तो सिंक से कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी है, Q2, सिंक से कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी है, 100 ग्राम वाटर को जो आइस में कन्वर्ट किया उतनी तो करनी ना। हाँ, तो यहां पर बेटा m इंटू एल, ये जो आपकी आई ये आपकी Q2 आ गई। इज इट क्लियर? आराम से सोचिए, आराम से। Q2 जो है, जो हीट एब्जॉर्ब की है, वो आइस बनाने के लिए इतनी हीट खींचनी पड़ेगी। ओके, चलिए मान लिया आपकी बात। तो ये कितना आ गया बेटा मेरे पास, 100 ग्राम ये रहा इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी 8000 कैलोरी मुझे एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्क डन किया होगा, तो एक फॉर्मूला हमारे पास था एफिशिएंसी, ठीक है। अब सिंक का टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सी। अब मैंने आपको कहा था जब भी रेडिएशन और थर्मोडायनेमिक्स की बात होती है टेम्परेचर केल्विन में करना होता है, तो यहां पे मैं कर दे रहा हूं 273 केल्विन, ये मेरा सिंक का टेम्परेचर है। और सोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो सोर्स इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहां रिलीज कर रहे हैं 27 डिग्री। तो सोर्स टेम्परेचर, सोर्स इज बेसिकली सराउंडिंग, तो ये आपका हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। और एफिशिएंसी मेरी आपको पता थी 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स, ये होती है। क्लियर है? हाँ, आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, आप सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं Q1 Q2 वाला, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू सिंक बाय क्यू सोर्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये यहां से आप लिख सकते हैं टी सिंक बाय टी सोर्स इज इक्वल टू क्यू सिंक बाय क्यू सोर्स, है ना। क्यू सोर्स क्यों निकालना चाहते हैं? अरे बेटा यही तो पूछा है, रिलीज टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो बस आपको सिंपली यहां पर वैल्यूज रखनी थी, 273 सोर्स की, सिंक की हो गई, 300 सोर्स की हो गई, दैट इज इक्वल टू सिंक आपको पता है 8000 कैलोरी था, और क्यू सोर्स आपको निकालना था। तो यहां से आप देखेंगे तो ये आपका 8000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 273, ये मेरा क्यू सोर्स आ गया। इतनी हीट जो है वो सराउंडिंग में, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उल्टा काम करता है ना, बिल्कुल। तो ये 8000 से तो ज्यादा ही आनी है भाई, ये इंटीजर टाइप था तो प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा एग्जैक्ट, ठीक है।
और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8791 कुछ आ जाना चाहिए। तो 8791 ये एक बार चेक कर लीजिएगा भाई, यहां पे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, यहां पे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यहां कोई ट्रिक व्रिक मत लगा दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a Carnot engine having an efficiency 1/10 is being used as a refrigerator. Fine. If work done of the refrigerator is 10 joule, the amount of heat absorbed from the reservoir at lower temperature, तो आपको Q2 निकालना है बेटा, ठीक है। आपको एफिशिएंसी गिवन है 1/10, एफिशिएंसी गिवन है 1/10, और ये अगर आपको याद हो तो ये होता है W/Q सोर्स, ठीक। तो यहां से W गिवन है, W गिवन है, तो Q सोर्स निकल आएगा, Q सोर्स इज इक्वल टू W इंटू 10, तो सीधे सीधे आपका 100 जूल आ गया। अब आंसर 100 जूल दिया, लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा उसने कहा है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, और लोअर टेम्परेचर पे जो होता है वो होता है सिंक, तो आपको Q2 निकालना है, एंड दैट इज Q1 माइनस W, और ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 10 जूल, तो 90 जूल जो आपका आंसर है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज डी। तो इसमें होता क्या है कि आप जल्दीबाजी में ये निकालते हैं और पता लगा इसको टिक मार के आ गए, तो जहां 4 नंबर आने चाहिए थे वहां -1 आ जाएंगे, तो ऐसी बेवकूफियां ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 रिजर्वायर्स ऑफ टेम्परेचर 900 केल्विन एंड 300 केल्विन। ओके, द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल। फाइन, द हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ओके, तो भाई ये आपको एफिशिएंसी गिवन है, ठीक है। TH गिवन है 900 और TL गिवन है 300, ठीक। तो 1 माइनस TL अपॉन TH इज इक्वल टू W/Q सोर्स, ये फॉर्मूला होता है आपका एफिशिएंसी का। फाइन, तो जो जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए। 1 माइनस 300/900 इज इक्वल टू, वर्क दिया हुआ है 1200, यहां से मेरा Q सोर्स आ जाएगा, ठीक। तो Q सोर्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये मेरी आ जाएगी 1200 इंटू 900/600, 1800 जूल आ गई बेटा। बस क्वेश्चन में ये ध्यान रख लेना कि पूछा क्या है। लो टेम्परेचर क्यू सिंक पूछा है, क्यू सिंक जो है वो 1800 में से 1200 माइनस कर देंगे, क्यू सिंक इज Q सोर्स माइनस W, तो दैट इज 1800 माइनस 600, कितना आ गया 1200 जूल आंसर आना चाहिए। हाँ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ उल्टा उल्टा कर दिया बेटा मैंने, ये 1200 है, सॉरी ये 1200 है, मैंने 600 पता नहीं कहां से ले लिया। हाँ, वो ये वाली वैल्यू जो 600 आई थी वो ले ली मैंने, ठीक है। 1800 माइनस 1200, 600 जूल, 600 जूल आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, आप में से किसी ने भेजा 600 जूल होगा, है ना। ओके, फाइन फाइन फाइन। तो देखिए ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मुझसे क्यू सोर्स पूछा है या सिंक पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस से मिला के एक साइक्लिक प्रोसेस बनाई है ABCD। ओके, an engine operates by taking a monoatomic ideal gas through the cycle shown in the figure. The percentage efficiency of the engine is close to. Okay, तो बेटा अगर हम सीधे सीधे यहां पे लिखें, एफिशिएंसी हमारा होता है W/Q सोर्स, ठीक है। तो W अगर आप देखें तो ये टोटल एरिया, और इसको तो हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये कितना हो गया, ये आपका है 2P0,
और ये है आपका V नॉट, तो W आपका हो गया 2P0 V नॉट। अब बात आई Q सोर्स की, तो ये वाली बेटा आपकी एब्जॉर्ब हो रही थी, यहां टेम्परेचर रिलीज हो रहा था, ये रिलीज हो रही है, ये रिलीज हो रही है, यहां एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी, ये आपकी सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, क्यू ए बी और क्यू बी सी। अगर आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए क्यू ए बी कौन सी प्रोसेस है, ए बी आइसोकोरिक है, तो ये आपका हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, और ये आपका हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि वो आइसोबारिक प्रोसेस है। कोई डाउट तो नहीं बेटा? ओके। तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो n इंटू मोनो एटॉमिक आइडियल गैस दिया हुआ है, ये आपकी 3/2R लिख देंगे आप, और यहां लिखेंगे T फाइनल माइनस T इनिशियल। अच्छा, T फाइनल माइनस T इनिशियल क्योंकि प्रोसेस आपकी दी हुई है, तो TB माइनस TA हो जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे n इंटू CP दिया हुआ है, CP कितना हो जाएगा 5/2R, और टेम्परेचर TC माइनस TB। क्लियर है? अच्छा, अब जरा इसको देखें, यहां पे मैं लिख सकता हूं 3/2, ये क्यू ए बी कैलकुलेट कर रहा हूं, एन आर टी बी माइनस एन आर टी ए, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है, पी बी पता है आपको। ये देखिए यहां पे पी बी वी बी 3P0 V नॉट, 3P0 V नॉट माइनस पी ए वी ए, ये वाला ये P0 V नॉट है, ओके। और यहां 3/2 आ जाएगा, ये क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह से क्यू बी सी जब आप कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लें, तो ये 3P0 V नॉट आ रहा है क्या, चेक करो जरा। क्यू बी सी देख लीजिए, ये आपका आ गया 5/2, मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं लिख रहा हूं एन आर टी सी माइनस एन आर टी बी, और ये मेरा आ गया 5/2 पी सी वी सी माइनस पी बी वी बी, ओके। ये मेरा हो गया 5/2 6P0 V नॉट, चेक कर लेना, माइनस 3P0 V नॉट, तो ये आ गया 15/2 P0 V नॉट, ओके। अब इन दोनों को हम यहां रख देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ गई 2P0 V नॉट अपॉन 3 और 15/2, यानी 21/2 P0 V नॉट, कुछ ऐसा आ रहा है, चेक करो। और P0 V नॉट आपका कैंसिल हो गया, तो ये एफिशिएंसी आपकी आ गई 4/21 फ्रैक्शन में। इंटीजर में क्या दिया, परसेंटेज पूछा हुआ है, परसेंटेज, तो इंटू 100 कर लेते हैं, ये परसेंटेज एफिशिएंसी हो गई, दैट इज 400/21। 400/21 आपका अप्रोक्सीमेटली 19 आ गया बेटा। हाँ, 21 इंटू 20 420 हो गया, 420 में से 19, 401 आना चाहिए, बट 19 ठीक है, क्लोज टू का है, तो 19 आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे हल्का सा कैलकुलेशन था, अगर आप अदरवाइज आप एन टी के टर्म्स में लिख के फिर वहां परेशान हो, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कितनी इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहता है हीट इंजन इज इन्वॉल्व with exchange of heat 915 joule minus 40 joule 125 joule and minus q joule during one cycle achieving an efficiency of 50%. The value of q is, okay, इस q की वैल्यू निकालनी है आपको, एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी इज 50%, एफिशिएंसी होती है W/Q सोर्स, ठीक है। अब Q सोर्स कौन सी होती है ये समझना है बस बेटा, जो एब्जॉर्ब होती है यानी पॉजिटिव वाली, ये Q सोर्स में आती है। तो यहां पे अगर हम लिख दें 1915 प्लस 125, ये मेरी Q सोर्स होगी,
वर्क डन क्या होता है? सबका सम, हाँ, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो 1915 माइनस 40 प्लस 125 माइनस क्यू, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इंटू 100 कर लेते हैं, इंटू 100। चलिए, तो यहां से आपका आ गया बेटा हाफ इज इक्वल टू, ये है 1915 और ये 2040 हो गया क्या, और यहाँ पे आपका 2000 माइनस क्यू, कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास। तो ये मेरा आ गया 2040 इज इक्वल टू 4000 माइनस 2Q। तो 2Q की वैल्यू आ गई 1960 और Q मेरा आ गया है 980 जूल। कोई है ऐसा आंसर? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो अगेन अ वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है, एन इंजन टेक्स इन 5 मोल्स ऑफ एयर एट 20 डिग्री C एंड 1 एटमॉस्फेयर, ओके, एंड compresses it adiabatically to 1/10 of the original volume. Very good. Assuming air to be diatomic ideal gas. Okay, diatomic दे दिया। डायएटॉमिक का मतलब गामा आपका 7/5 एडियाबेटिक प्रोसेस है, गामा की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमने साइड में लिख लिया। रिजिड मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कम्स आउट टू बी x जूल। डेल्टा U निकालना है, ठीक। तो डेल्टा U इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंपली NCV डेल्टा T। डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो NCV कितना आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम F तो 5 हो गई है, तो 5/2 R T फाइनल माइनस T इनिशियल। क्या बात है। तो बेटा अगर मैंने T फाइनल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, N भी दिया हुआ है, N 5 मोल्स दिया हुआ है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 25/2 इंटू R, किलो जूल में निकालनी है। अच्छा, R को SI यूनिट में 25/3 लिख लेते हैं, और यहां पे मुझे लिखना है T फाइनल माइनस T इनिशियल। T इनिशियल भी मुझे गिवन है, T इनिशियल कितना दिया बेटा, देख लो जरा। T इनिशियल दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 का मतलब हो गया 293 केल्विन, ओके। तो बस T फाइनल निकालना है। अब ये बात है कि T फाइनल कैसे निकलेगा, T फाइनल देख लेते हैं भाई। वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर, अच्छा प्रेशर भी दिया है लेकिन फाइनल वॉल्यूम दिया, ओके। तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, PV टू द पावर गामा से हमारी आई थी, इज इक्वल टू कांस्टेंट से हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गया आ गई थी, TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ी देर पहले हम इस पे काम कर रहे थे बहुत ज्यादा, यही थी इक्वेशन, चेक कर लेना, ओके। तो TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं T फाइनल हमें निकालना है, V फाइनल कितना है, V/10 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 293 T इनिशियल और V टू द पावर गामा माइनस 1, ये आ गया। तो ये V और V तो कैंसिल हो गया। अच्छा जी, यहां से हमारे पास आ गया T फाइनल इज इक्वल टू 293 10 टू द पावर गामा माइनस 1, गामा कितना था, 7/5, 2/5, ओहो 2/5, 2/5, ये तो यार आसान नहीं लग रहा, ओहो हो। 5th पावर, कुछ वैल्यू और नहीं दी है। T फाइनल इज इक्वल टू 293 100 टू द पावर 1/5, ओ तुम्हारी 100 टू द पावर 1/5, ये निकालना तो बड़ा भारी पड़ेगा भाई। भाई वैसे देखेंगे अगर हम, तो 2 की पावर 564 हो गया, और 3 की पावर हो गई 243, 81 इंटू 3, हो, तो 2 और 3 के बीच में है ये वैल्यू, 2 और 3 के बीच में। आंसर कुछ दिए हुए हैं,
और है भी इंटीजर टाइप। तुम्हारी भाई ये तो फिर जो है बड़ा गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। हाँ, ये टेम्परेचर निकालना बड़ा भारी पड़ जाएगा यार। चलिए देखते हैं भाई क्या होगा। यहाँ पे आएगा आपका 625। भाई अगर वैल्यूज दी होती तब तो ये बड़ा आसान था। फिफ्थ पावर निकालने में तो जान निकल जाएगी। ये आपका आ गया 293, 100⁻⁵ माइनस 293। ओके, अब अगर मैं इसको भी कॉमन ले लूं, 625/6 इंटू 293, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 100⁻⁵ माइनस 1। अब बेटा यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन ही लेना पड़ेगा। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि 2.5 का स्क्वायर 6.25, 6.25 का स्क्वायर 6 40 के 40 से थोड़ा कम रहेगा, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूं 2.5 से। तो अगर मेरी ये वैल्यू 2 बट ये 625 इंटू 293/6, मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं यहाँ पे 2.5, तो ये मेरा आंसर जो है कुछ इस तरह से आएगा। बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर अगर आप जो है उसकी फिफ्थ पावर को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो इसे सॉल्व करना आसान नहीं होगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 से ये 70, ओके, ये आपका कुछ 46,000 के अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ये भी मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं। तो इतना बड़ा आंसर कैसे आएगा? अच्छा, किलो जूल दिया हो। ओके 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 ओके, किलो जूल दिया हो बेटा। तो यहां पर आप 46 किलो जूल, अगर थोड़ा बहुत, इसलिए अप्रोक्सीमेशन है बेटा, इसलिए अप्रोक्सीमेशन काम कर जाएगा ये 2.5, क्योंकि यहां पर आपको ये लास्ट 3 डिजिट्स नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो यहां पर आपका आंसर 46 आना चाहिए। बट ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि वहां पे कितने लोग इसको जो है कर पाएंगे। हाँ, बट कुछ ना कुछ तो करके आना ही है, तो 2.5 लेके उसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आ रहा होगा आंसर वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। Starting at temperature 300 Kelvin, 1 mole of an ideal gas, gamma is equal to 1.4, is first compressed adiabatically from volume V1 to V2. V2 is equal to V1/16. It is then allowed to expand isobarically to volume 2V2. If all processes are quasi-static, then the final temperature of the gas in Kelvin is, इंटीजर ये भी है। ओके, तो जरा देखें बेटा दिया क्या है। T1 आपको दिया हुआ है 300 केल्विन, और गामा आपको दिया हुआ है 7/5, और क्या दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ठीक है। T2 आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि T2 के बाद फिर आगे की प्रोसेस में जाएंगे। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, डबल कर दिया, सॉरी, V1/16 है। V1/16 ये मेरा V2 दिया हुआ है। ओके, तो फॉर्मूला लगाएं। 300 V1 to the power gamma minus 1, that is 2/5, is equal to 16 की पावर 2/5 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये कितना आएगा, V1/16 की पावर 2/5। ओके, ये कैंसिल हो गया। ये कैसे क्वेश्चन दिए होंगे। चलिए भाई, T2 इज इक्वल टू 300। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा 16 का मतलब अगर स्क्वायर कर लें तो 256 की पावर 1/5। ओह,
ये तो बड़ा खतरनाक सिद्ध दिए वो भाई, है ना। चलिए मान लेते हैं ये दिया हुआ जी हमें। अब ये मेरा T2 आ गया है, उसको लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर कहता है कि एक्सपेंड आइसोबैरिकली। ओके, आइसोबैरिकली मतलब P कांस्टेंट हो गया, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू T हो गया, तो V3 इज प्रोपोर्शनल टू T3, तो V3 हमारा डबल वॉल्यूम हो गया है, 2V2 है, तो हमारा टेम्परेचर भी 2T2 हो जाएगा। तो हमारा जो टेम्परेचर फाइनल आया दैट इज 600 256 टू द पावर 1/5, ये आ रहा है बेटा। ओके, अब 256 को अगर देखें तो 3 अगर हम ले लें तो 3 की पावर 5 जो था वो 243 था, बहुत दूर है यार इससे, 10 का फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन की कहानी है, और डिजिट कौन कितने दिए हुए, यहां पे भी कुछ अप्रोक्सीमेशन है। ओहो ना जी, ये तो अच्छे क्वेश्चंस में से नहीं है। हाँ, यहां पे अगर मैं अप्रोक्सीमेशन इसका ले लूं 3.03, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर जो है वो 600 इंटू 3.03, ये मेरा आ जाएगा बेटा 1818 केल्विन, ये मेरा आंसर आ रहा है। और ये भी तब जब मैंने ये अप्रोक्सीमेशन लिया है, या तो उसमें यहां पे कुछ वैल्यूज उन्होंने दी हुई हैं तब ये चीज होगी, अदरवाइज इनको कैलकुलेट करना वहां पर पॉसिबल नहीं है। तो आप अप्रोक्सीमेशन और इंटीजर टाइप में कितना अप्रोक्सीमेट करेंगे यार। हाँ, क्योंकि ये 600 है ना, अगर आप इसको जो 3.02 किसी ने ले लिया तो सीधे 1812 आंसर आ जाएगा। किसी ने 3.04 पे अप्रोक्सीमेट कर दिया तो वो 1824 चला जाएगा। इतनी एक्यूरेसी कहाँ चेक होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहां पे आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा, अंदाज आ जाएगा मोटा मोटा कहाँ पे है। बट अगर इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे तो 1-2 डिग्री में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ ना कुछ करके जरूर आइएगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। In adiabatic process, the density of diatomic gas becomes 32 times its initial value. Okay. The final pressure of the gas is found to be n times the initial pressure. The value of n is. Okay. एडियाबेटिक प्रोसेस दी हुई है बेटा, तो शुरुआत करते हैं। एडियाबेटिक में हमें एक चीज पता होती है, दैट इज PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। फाइन, तो यहां से करते हैं। अब हमें वॉल्यूम नहीं दिया, हमें क्या दी हुई है, डेंसिटी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे मैं डेंसिटी के टर्म्स में इसको लिख दूं, मास अपॉन डेंसिटी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो फिक्स मास है भाई, वो चेंज तो होगा नहीं एक बार इनिशियल और फाइनल, उसमें तो मास तो फिक्स रहेगा। तो यहां से मैं बड़ी इजीली कह सकता हूं कि P बाय रो टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसे मैं लिख सकता हूं P1 बाय रो 1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 बाय रो 2 टू दी पावर गामा। इनिशियल फाइनल भी आप जैसा लिखना चाहें, क्लियर है। तो अब अगर आपसे वैल्यूज दी हैं, P1 कितनी दी हुई है, अच्छा n टाइम्स कह दिया, तो P1 बाय P2, P2 बाय P1 निकाल लेना। हमें क्या निकालना है, P2 बाय P1। So P2 by P1 is equal to rho 2 by rho 1 to the power gamma, ठीक है। ओके, रो 2 दिया हुआ आपको 32, 32 2 टू द पावर 5, यहां तो ठीक चल रहा है। 32 बाय 32 आ गया ना, 32 टू द पावर कितना आया, गामा। गामा इज गैस कौन सी दी है, डाई एटॉमिक दी हुई है बेटा, तो 7/5 ले लूं, 32 टू दी पावर 7/5, और 32 आपका हो गया 2 टू दी पावर 5, चेक कर लो जरा।
तो आपका आंसर आ गया 2 की पावर 7। तो 7 आपका हो गया 128 है क्या आंसर? ऑप्शन है एक, हाँ ये ए ऑप्शन रहा बेटा। 2 की पावर 7 इज 128, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, next question में, number of molecules in a volume of 4 centimeter cube of a perfect monoatomic gas at some temperature T and at a pressure of 2 centimeter of mercury is close to, given mean kinetic energy of a molecule at T is 4 into 10 to the power minus 24 erg, CGS यूनिट में दिया हुआ है। ओके, तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है, एन निकालना। ओके, यहां पे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं वो फॉर्मूला हमारे पास था P इज इक्वल टू 2/3 N/V काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, याद आया? और देखिए इसीलिए यहां पर इसने क्या किया, ये टेम्परेचर दे दिया। फाइन, अच्छा मॉलिक्यूल की एनर्जी भी दी हुई है, तो ये तो हम सीधे ही रख सकते हैं, फिर तो बहुत आसान है। एन निकालना है बेटा, ये सीधे सीधे आपका आ गया 3PV अपॉन ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, वैल्यू रखें 3/2। प्रेशर कितना है? अच्छा, बस कैलकुलेशन कराने के लिए दिया 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 13.6 इंटू 980 रो जी एच, ये मेरा प्रेशर दिया हुआ है। और वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे मैंने 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ये दी हुई है बेटा, कहां गई, सॉरी, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14, सारी की सारी सीजीएस में लिखनी है बेटा पहले। ठीक, तो जरा देखें कुछ अगर कैंसिल हो जाए, लग तो रहा है हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 13.6 इंटू 3, ये आपका 40 के आसपास आना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब जरा पावर को चेक कर लें, तो ये है 13.6 और 3, ये मेरा 40 अगर मैं इसको ले लूं, और इंटू 10 टू द पावर 3/10 टू द पावर माइनस 14, तो ये 4 इंटू 10 टू द पावर 18, मेरे पास तो ये आ रहा है बेटा, आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। मुझे तो 10 टू द पावर 18 दिख रहा है, ये मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए। हाँ, मैंने क्या किया बेटा, ये 3 और 13.6 और इसको लिख दिया 0.98 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये मुझे 40 इंटू 10 टू द पावर 3 मिल गया। क्लियर? Two ideal Carnot engines operate in cascade. All the heat given by one engine is used by another engine to produce work between temperature T1 and T2. The temperature of the hot reservoir of the first engine is T1 and temperature of the cold reservoir of the second engine is T2. T is temperature of the sink of first engine, which is also the source for the second engine. How is T related to T1 and T2 if both the engine performs equal amount of work? Okay, equal amount of work. चलिए देखते हैं। अगर बेटा मैं पीवी ग्राफ बनाऊं, तो इस तरह से मेरे पास 3 आइसोथर्म्स दिए हुए हैं। जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, ये T1 है, ये T2 है, और ये बीच में T है। ठीक है, और आपको पता है कि यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है Q1, यहां पे रिलीज होती है, अभी मैं उसे Q कह ले रहा हूं, और यहां पर Q2। फाइन, तो अब आपको पता है कि जब कार्नोट इंजन की बात होती है तो W आपका होता था Q1 माइनस Q, ये फर्स्ट इंजन जो मेरा बनेगा उसके लिए आ गया,
और सेकेंड इंजन के लिए मेरा आ जाएगा बेटा Q माइनस Q2, ठीक है। और ये दोनों इक्वल का है, दैट मीन्स Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस Q2। ये समझ में आया? तो यहां से मैं क्लियरली लिख सकता हूं जो मेरे पास Q है वो है Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। Q1 प्लस Q2 बाई 2, या इसको मैं इस वे में लिख लेता हूं Q1 बाई Q प्लस Q2 बाई Q। अब क्यों लिखा मैंने ऐसा, ये आप समझ सकते हैं, बिकॉज ये मुझे सीधे सीधे टेम्परेचर के साथ मेरा रिलेशन दे देगा। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था Q सोर्स बाय Q सिंक इज इक्वल टू T सोर्स बाय T सिंक। तो यहां से 2 इज इक्वल टू T1 बाय T प्लस T2 बाय T, ऐसा आ जाएगा। और हमें निकाल के T, तो ये मेरा आ गया T1 प्लस T2 बाय 2। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, बी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाय 2। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। अंडर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस गेट्स डबल्ड, consequently the mean collision time between the gas molecule changes from tau1 to tau2. If Cp by Cv is equal to gamma for the gas, then a good estimate for tau2 by tau1 is given by, okay, tau2 by tau1। अगर हम बात करें tau2 by tau1, तो टाउ हमारा प्रोपोर्शनल था v अंडर रूट m बाई टी, कुछ ऐसा आया था, ठीक है। यहां पे एक ही गैस दी हुई है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू v2 बाय v1 अंडर रूट t1 बाय t2, ठीक है। वॉल्यूम हमने डबल कर दिया है। अच्छा, यहां से हम टेम्परेचर का भी तो रिलेशन निकाल सकते हैं, एडियाबेटिक में है, v1 v2 हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा T1 V1 टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू दी पावर गामा माइनस 1। तो यहां से T1 बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 टू दी पावर गामा माइनस 1 आ जाएगा। गामा गिवन है, हाँ, Cp बाई Cv गिवन है बेटा, है? अच्छा, गामा ही लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर तो कोई वैल्यू है नहीं, चलिए ठीक है, फिर ज्यादा अच्छा है। तो यहां क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा V2 इज डबल कह रहा है 2v1, एक बार चेक कर ले, मुझे ऐसा ध्यान है कि डबल कहा था उसने, हाँ, गेट्स डबल है, तो 2v1 बाई v1, और ये मेरा हो गया अंडर रूट 2 टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये मेरा आ जाएगा 2 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई 2, या इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर गामा प्लस 1 बाय 2। है कोई ऐसा आंसर? बिल्कुल, ए ऑप्शन जो है आपका यही करेक्ट आंसर है, 2 टू द पावर गामा प्लस 1 बाय 2, ठीक है। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन इसका जो आप देख रहे हैं, the change in magnitude of the volume of an ideal gas when a small additional pressure delta P is applied at a constant temperature is the same as the change when the temperature is reduced by a small quantity delta T at constant pressure. Oh, the initial temperature and pressure of the gas were 300 Kelvin and 2 atmosphere, okay, respectively. Delta T is equal to C delta P, then value of C. Okay. कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा बेटा जिसमें आपको एकदम से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार शुरू कहां से करें, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है पहले आपने ना किया हो, ठीक। अब यहां पर आपको एक चीज पता होती है कि जब भी हमें आइडियल गैस दी जाती है तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, फाइन। तो ये कहता है द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन स्मॉल एडिशनल प्रेशर डेल्टा P, कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हो गया बेटा
अगर मैं यहां पे लिखूं P dV इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, T कांस्टेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा P एंड V वेरिएबल होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं P dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0, लिख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसा हमने जब स्लोप निकाली थी तब किया था। अच्छा जी, अब यहां पर प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं, सेकंड वाला केस जो दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में मैं क्या लिख सकता हूं? कांस्टेंट प्रेशर के केस में मैं लिख सकता हूं P कांस्टेंट है, dV इज इक्वल टू NR dt, ऐसे लिख सकता हूं बेटा। चलिए अब अगर मैं यहां पे इसको चेंज करना चाहूं, देखिए कैसे, मैं यहां से dV निकालूंगा और यहां से भी dV निकालूंगा। तो अब मैं इस dV को डेल्टा V लिख देता हूं, इसको मैं dV को क्या लिख सकता हूं? माइनस V डेल्टा P बाई P, और यहां से मेरा डेल्टा V आ गया NR डेल्टा T बाई P। इज इट क्लियर? और ये दोनों इक्वल कहे हैं इन्होंने, है ना, और मॉड का है, तो मॉड का मतलब ये साइन वाला घपला खत्म कर दें। तो ये मेरा आ गया V डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू NR डेल्टा T बाई P, कुछ ये बना, चेक करो। V डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू NR डेल्टा T बाई P, ये बन रहा है। चलिए देख लेते हैं, फिर P से P कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है? अच्छा, डेल्टा T इज इक्वल टू V बाय NR डेल्टा P आ रहा है, ओके। और यही चीज देखिए मुझे ऊपर दी हुई है, डेल्टा T इज इक्वल टू C डेल्टा P, ये देखिए यहां देखो, ये दिया हुआ है, और ये C की वैल्यू निकालनी है। तो C की वैल्यू क्या आ गई बेटा? C की वैल्यू आ गई V बाय NR, V बाय NR। क्या वॉल्यूम वगैरह में कुछ दिया हुआ है? नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये इक्वेशन से V बाय NR क्या आ गया? V बाय NR इज इक्वल टू T बाय P। तो C की वैल्यू आई V बाय NR, दैट इज T बाय P, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 और P आपको दिया हुआ है 2, यानी नेट में आपका आंसर आ गया 150। हाँ, तो ये अरे इसमें फिजिक्स कहीं ऐसी कुछ नहीं लग रही थी भाई, ये अरेंजमेंट था। अगर आपको डिफरेंशिएशन वगैरह की प्रैक्टिस है तो आप कितनी इजीली उसे अरेंज कर पा रहे हैं, इस पे ये चीज डिपेंड कर रही थी। फाइन। तो ये बेटा हमने एक ऐसा टॉपिक देखा जिससे जनरली इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दें, एक लास्ट वाला ये था, इसके अलावा कुछ वो जिसमें पावर आपसे सॉल्व नहीं है, तो कैलकुलेशन का वो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इजी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के जितने पॉइंट्स मैंने आज बताए उतने भी याद हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।